Hello everyone, welcome to my channel Learn Ayurveda for Beginners। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे और मैं आपके लिए लाई हूँ भेल संहिता सीरीज़ पार्ट 1। तो आज हम जानेंगे कि हमारे आचार्य भेल ने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं और उनके क्या क्या योगदान रहे हैं हमारे इस आयुर्वेद फील्ड में, हमारी जो जगत है, चिकित्सा जगत है उसमें। तो सबसे पहले भेल संहिता के जो लेखक हैं वो हैं महर्षि भेल। इनका काल रहा है 7वीं शती। कुल अध्याय हैं भेल संहिता में 120। चरक संहिता के समान ही इसमें स्थान और अध्याय हैं, परंतु हमें जैसे पता है काल रहते हुए बहुत कुछ चीज़ें नष्ट हुई हैं। हमारी जो वैदिक चीज़ें थी, जो संहिताएँ थी वो नष्ट हुई, उनमें से कुछ अध्याय नष्ट हुए, कुछ स्थान नष्ट हुए। तो इसलिए वर्तमान में जो कल्प स्थान है उसमें सिर्फ 9 अध्याय उपलब्ध हैं और सिद्धि स्थान में 8 अध्याय उपलब्ध हैं। अब मैं बताऊंगी कुछ पॉइंट्स। रक्त संबंध का विशद विवेचन जो है मिलता है भेल संहिता में। हृदो रस निसरति तत्एव च सर्वथा सिराभि हृदयम च इति तस्मात् हृत प्रभवा सिरा। तो इस तरीके से जो है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका बहुत अच्छे से वर्णन जो है भेल करते हैं। उन्होंने बताया है किस तरीके से कि भाई हृदय से जो है रस जो है निसरण करता है, शिराओं के द्वारा जो है रक्त पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। हृदय में चक्र की एवं नाभि में सोम मंडल और सूर्य मंडल की स्थिति मानी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हृदय से चक्र याद रखना और नाभि में सोम और सूर्य, जैसा कि मानते हैं कि जो सेंट्रल चीज़ है तो उसमें हमें सोम मंडल और सूर्य मंडल की स्थिति मानी है। मद्यपान से तृष्णा, मधुमेह एवं वात व्याधि का नाश होना बताया है। 7 प्रकार के भस्म में का वर्णन प्रमेय के अंतर्गत किया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो भस्म में है वो भेल के द्वारा दिया गया है और उन्होंने 7 टाइप्स के जो है भस्म में बताए। कुल कुष्ठों की संख्या 18 मानते हुए तो 9 कुष्ठ साध्य और 9 कुष्ठ असाध्य माने हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कितनी प्रकार के कुष्ठ माने हैं? 18, जिनमें से 9 साध्य हैं और 9 ही असाध्य हैं। पित्तजकास में कामला के लक्षण होना माना है। ठीक है कि जो पित्तजकास उसमें लक्षण जो रहते हैं वो कामला के समान होते हैं। शुकनासाग्रत का अपतंत्रक चिकित्सा में प्रयोग बताया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुकनासाग्रत का अपतंत्रक चिकित्सा में बताया। तो रोग अधिकार अगर आ जाए तो हमें शुकनासाग्रत का अपतंत्रक चिकित्सा करना है। द्रव्यवान रोगी का असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। ये बहुत ही अलग बात कही है, क्योंकि हम जैसे कहते हैं कि असाध्य रोग ठीक नहीं होता, जो अनुपक्रम होता है। तो लेकिन इन्होंने बोला नहीं, जिसके पास द्रव्य है वो ठीक भी हो सकता है। तो ये बहुत ही अलग चीज़ है। बेल पित्त एवं कफ के वेग को भी अधारणीय वेग में गिनता है। तो हमने आचार्य चरक के अकॉर्डिंग अधारणीय वेग 13 पढ़े थे, जिसमें हमने पित्त और कफ की कहीं बात नहीं करी थी। लेकिन जो आचार्य भेल है, भेल संहिता में हमें पित्त और कफ, अधारणीय वेग में पित्त और कफ का वेग भी मिलता है। सो एक बार हमने फिर से 3 चीज़ें मैंने इसमें कंक्लूड करी है जो पेपर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, जो मेनली आते हैं क्वेश्चंस उसके हिसाब से, कि रक्त संबंध का विशद विवेचन। सबसे बड़ी बात है कि रक्त संबंध का विशद विवेचन जो है भेल संहिता में मिला है। फिर आता है 7 प्रकार के भस्म में का वर्णन। काउंटिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट भस्म में किसकी देन है? भेल की देन है। तो भ से भस्म, भ से ही भेल। फिर आता है कुल कुष्ठों की संख्या। भेल ने कितनी बताई है? 18 बताई है। उनमें से 9 साध्य और 9 असाध्य। इस तरीके से वर्गीकरण किसी भी आचार्य ने नहीं किया, ये स्पेसिफिक है आचार्य भेल का। तो यही मैं कंक्लूड करना चाहूँगी हमारी इस सीरीज़ की पार्ट 1 को। थैंक यू। एक व्लादिमीर लेनिन का एक कोट है, लर्निंग इज़ नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट। मीन्स कि हम कोई भी चीज़ हमें सीखनी हो तो बिना गलतियों के, बिना हार के हम नहीं सीख पाते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं हमें कुछ जो मिस्टेक्स हैं या एरर्स हैं वो होती हैं और फिर हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो चाहे वो हमारा एक छोटी टेस्ट सीरीज़ हो या MCQs हो, तो लर्निंग तभी पॉसिबल होती है। थैंक यू। हैव अ ब्यूटीफुल डे। बाय।